हमने डिस्कस किया, और फिर एक इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने की। याद है वो इंजन वाला कॉन्सेप्ट? तो आउटपुट हम Q1 डालते हैं, W आउट, गेटिंग माय पॉइंट, इनपुट हम Q1 इंसर्ट करते हैं, तो आउटपुट क्या मिलता है, W, और हीट लॉस किसके इक्वल होती थी, Q2 के बराबर। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डिस्कस किए, ग्रेविटेशनल, गेटिंग माय पॉइंट, ग्रेविटेशनल वर्क। इसके अलावा हमने कौन से वर्क देखा, इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। तो जो इस चैप्टर में हमें डील करना, दैट इज विच वर्क, मैकेनिकल वर्क, दैट इज पीवी वर्क। तो उसका हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल इंटू dV। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV। ठीक है। फिर हमने एक स्पेशल केस लेके वर्क का डेरिवेशन किया, दैट इज वर्क डन फॉर रिवर्सिबल, विच वन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आया था, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया, दैट इज वर्क डन ड्यू टू पीवी कर्व। क्लियर? तो वर्क का एक और तरीका हमने सीखा कि किस तरह से कर्व से, ग्राफ से हम वर्क निकालते हैं। तो वर्क क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी कर्व। क्लियर? तो आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो बन गया सभी से? यस सर। सर वेरी गुड। क्या है आंसर, फाइनल आंसर पाई की टर्म में? 9/4। ओके, पाई इंटू 9/4। रिपीट दिस, व्हाट वाज द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, और या फिर सिंपली फाइनल आंसर पाई को सोल्व करके क्या आता है, एनीवन? सर 49.5 जूल। ओके, 49.5 सभी का आ रहा है ये आंसर? सुनी बेटा, आपके क्या आ रहा है? सर चलो, पाई को डाल के 99/14। ये आंसर चेंज आ रहा है, लेट मी चेक दैट क्वेश्चन, क्या था वो? 2 to 5 था, ठीक है। ठीक है, आपके क्या है फाइनल? फाइनल आंसर हम दोनों के बराबर है। फाइन। सर 7 आ रहा है। हाँ 7 आ रहा है, वही मैं सोचूं सबके अलग अलग कैसा आ रहा है। 7 इज करेक्ट, 7 के आसपास आएगा, सर 7.0। 7 के आसपास ही आ रहा है। ये 7 इज करेक्ट। देखो क्या था क्वेश्चन, इस तरह का एक सर्कुलर प्रोसेस था, साइक्लिक प्रोसेस। तो दो आपको एक्सट्रीम्स गिवन थे, ये प्रेशर एक्सिस था और ये क्या था, वॉल्यूम एक्सिस। तो आई थिंक यहाँ पे हमने 2 और 5 रखा था। क्लियर? तो यस सर सर। 7.065। ओके, 7.065 इज करेक्ट आंसर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एरिया से हमने कैसे निकाला, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व, तो पीवी कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, इट इज अ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि इस सर्कल की रेडियस निकालनी। तो रेडियस से पहले हम डायमीटर निकाल सकते हैं, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। डायमीटर क्या आ रहा है, दैट इज 5 - 2, तो डायमीटर इज 3 मीटर। दिस इज द डायमीटर। क्लियर? डायमीटर 3 आ गया, तो रेडियस क्या होगा, दैट इज d/2, 1.5 आ रही है रेडियस। Radius is 1.5. To use this value, what is the value of pi? That is 3.14 r 1.5 इसका square मतलब 1.5 into 1.5. If you solve this, you will get around 7 point something, 7.0 approximately. This is correct answer. 7.00. Okay. So this is very important. Do not use this 3. 3 is not the radius. 3 यहाँ पे क्या है? 3 is diameter, isn't it? इस एंड से इस एंड और सेंटर से पास होते हुए क्या मिलता है, डायमीटर। तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो यूज एग्जैक्टली पी के करस्पॉन्डिंग आई थिंक आपका आंसर वेरी किया होगा, रेडियस इज 1.5। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक, तो ये याद रखना बेटा, जब भी हमें कर्व मिले, एक ग्राफ मिले और फिर आपको पूछा जाए वर्क कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ओके ठीक, फाइन. राइट डाउन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से सीक्वेंसिंग, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. क्लियर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. In short form, we wrote it as GLOT, ZLOT, that is Zeroth law of thermodynamics. अब आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये एक साइंटिस्ट का नाम है क्या? नो, दिस इज जीरोथ लॉ. मीन्स जीरो के ऊपर हमने टीएच लगाया. दिस इज नॉट साइंटिस्ट, दिस इज जीरोथ लॉ. क्लियर. अब ये क्या बताता है बेटा? दैट जीरोथ लॉ टेल्स अस अबाउट लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. दिस टेल्स अस अबाउट टेम्परेचर मेजरमेंट. जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस जीरोथ लॉ से ही अराइज होता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. और इसी से हम टेम्परेचर मेजरमेंट का आइडिया लगाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमें इसी से पता चलता है. कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. तो डायरेक्टली आपको कॉम्पिटिशनल लेवल पे नीट और जेई के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लॉ से रिलेटेड है. दैट इज रिलेटेड विद जीरोथ लॉ. इट इज नोन एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. अब ये क्या बताता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम से समझें. बेटा आपके पास 3 सिस्टम है. एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी. सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी. क्लियर. सिस्टम एबीसी. तो जीरोथ लॉ क्या बताता है कि यदि दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं. अब बात है ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब भी दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए थर्मली इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे. इफ द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी इज सेम देन दोस बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. क्लियर. तो ये क्या बताता है कि जब दो सिस्टम आपस में किसी तीसरी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, जैसे A is in equilibrium with C and B is in equilibrium with C. तो जीरोथ लॉ कहता है कि वो बॉडी आपस में भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम. लाइक दैट. गेटिंग माय पॉइंट? So if two bodies are in thermal equilibrium with third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. Clear? तो जैसे if A is in thermal equilibrium, A is in thermal equilibrium with C, यदि A C के साथ इक्विलिब्रियम, मतलब A का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर बराबर है. इसी तरह से if B is in thermal equilibrium with C, तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जीरोथ लॉ क्या बताता है कि ये दोनों बॉडी जो तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में, ये भी आपस में क्या रहेगी? थर्मल इक्विलिब्रियम. क्लियर. so that implies that A is in thermal equilibrium with B. Thermal equilibrium with B. Got it? This is zeroth law. तो इसमें सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है. सबसे पहला, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, और दूसरा इसका स्टेटमेंट जब भी दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में होगी तो वो दोनों बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में. नोट डाउन. राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ. राइट डाउन. ये क्या कहता है? इफ टू बॉडीज आर इन thermal equilibrium with third system,
third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium with each other. Like that. This is the statement of zero flow. Clear? तो यदि दो बॉडी किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगी तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. जैसे हमने इस ग्राफ से समझा, इस डायग्राम से, कि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो ए बी आपस में इक्विलिब्रियम में होगी. नोट इट डाउन. Then, तो वेरी सिंपल. उसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस एक स्टेटमेंट क्या आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे. ठीक है. बस ये याद रखना है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है और इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम लो कहते हैं. और बस स्टेटमेंट याद रखना चाहिए कि दो बॉडी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं. क्लियर? तो पुट द हेडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो पूरे चैप्टर में बेटा इसके कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे. फर्स्ट लॉ के पुट द हेडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हमने जीरोथ लॉ को ZLOT से डिनोट किया. तो बताओ फर्स्ट लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? लॉ. FLOT. वेरी गुड. FLOT. क्लियर? F स्टैंड फॉर फर्स्ट, L स्टैंड फॉर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर? अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और फिर इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक्सप्रेशन देखेंगे. तो बेटा जो फर्स्ट लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड. व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. If a certain amount of energy disappear, then it will manifest in another form. यदि कुछ अमाउंट एनर्जी जो है वो डिसअपियर होगी तो वो किसी और फॉर्म में जनरेट हो जाएगी. क्लियर? तो राइट डाउन फर्स्ट लॉ. इट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. It is energy conservation law. That means energy neither be created nor be destroyed. Got it? But if energy is disappeared, if some amount of energy disappeared, यदि कुछ एनर्जी डिसअपियर होती है, then it will manifest itself in another form. Getting my point? तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यदि एक एनर्जी डिसअपियर होती है तो वो किसी और फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी. क्लियर? नाउ अब आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हीट और वर्क का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स कोई साइक्लिक प्रोसेस, बताओ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? Initial final state same. वेरी गुड. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? यहाँ से चले फिर से हम वहीं पे लौट जाए. इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा? सेम. ठीक है.
तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट और वर्क का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 0. dw plus dq is going to be 0 for cyclic process. Clear? इसको नोट करें. Write down. For cyclic process, the sum of heat and work involved during process is 0. तो इसका मतलब सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है. हीट और वर्क का सम 0 होगा. यदि नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो उस केस में वो 0 नहीं होगा. क्लियर? दैट मीन्स if we talk about a general process or non-cyclic process, for non-cyclic process, यदि प्रोसेस साइक्लिक नहीं हुआ तो याद रखना बेटा उस केस में क्या होगा, इन दोनों का सम du के बराबर होगा. दैट इज इक्वल टू du. Now what is du here? du is sum of dw plus dq. Clear? Now heat और वर्क का सम साइक्लिक में तो 0 हुआ, बट नॉन साइक्लिक में ये du के इक्वल होगा. और यहाँ पे जो u होता है बेटा दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज. इंटरनल एनर्जी चेंज. गॉट इट? du का मतलब क्या हुआ? d मीन्स डिफरेंस, d मीन्स चेंज, u यहाँ पे डिनोट कर रहा है इंटरनल एनर्जी. गॉट इट? और याद रखना u को हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक दैट इज इंट्रिंसिक एनर्जी. क्लियर? हियर u इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी. बोथ आर सेम. तो जो सबसे ज्यादा कॉमन टर्म है वो है इंटरनल एनर्जी, बट काफी बार आपको बुक के अंदर इंट्रिंसिक एनर्जी भी मिलेगा. तो बोथ आर सेम. अब ये होता क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. टेक ए स्क्रीन से. Done? Fine. So any doubt up to this? Aditya, Sahaj, Swani, No, Sarita, sir. Jagpreet, no doubt. चलिए, तो अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक कवर किया फर्स्ट लॉ का. फर्स्ट लॉ बेटा ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा के पूछ लेते हैं बोर्ड और नीट के अंदर कि कौन सा लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. तो दैट इज फर्स्ट लॉ. तो एक तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन में डेफिनेशन लिख ली कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरा हमने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की टर्म में बात कर ली. साइक्लिक प्रोसेस में वर्क और हीट दोनों का सम 0 होगा. यदि प्रोसेस नॉन साइक्लिक हुआ तो ये सम 0 नहीं होगा, ये सम होगा du के इक्वल. दैट इज du इज इक्वल टू dw प्लस dq. क्लियर? तो नेक्स्ट अब देखो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो व्हाट वी डिस्कस कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए, फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस the sum of heat and work is equal to internal energy change. du is equal to dw plus dq. ठीक है. अब देखो बेटा एक फाइनाइट प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं. फॉर ए फाइनाइट प्रोसेस, फाइनाइट प्रोसेस का मतलब एक लिमिट में टेम्परेचर चेंज हो या प्रेशर चेंज हो या वॉल्यूम चेंज हो. जैसे एक स्टेट ए है और इस स्टेट ए से हम चले गए बी स्टेट में. क्लियर? स्टेट ए से हम बी स्टेट में चले गए. तो उसके लिए जो फर्स्ट लॉ है
that expression become delta U is equal to Q plus W. Got it? डेल्टा यू, ये जो डी यू है वो हम फाइनाइट चेंज के लिए क्या लिख देंगे, डेल्टा यू के बराबर. डब्ल्यू क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू बिकम डब्ल्यू और डी क्यू बिकम व्हाट, क्यू. तो ये एक्सप्रेशन जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते क्रम में काम में लेंगे. दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज हीट, डब्ल्यू इज वर्क and delta U is internal energy change. Internal energy change. क्लियर? तो ये सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ का, डेल्टा U is equal to Q plus W. Now we discussed heat. हमने लास्ट लेक्चर में हीट को डिफाइन किया था. हीट क्या होती है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, energy transfer due to temperature difference. Exactly. Heat is unorganized form. Work क्या था? Work was organized form of energy. ठीक है. अब बात करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है. क्लियर? तो राइट डाउन इंटरनल एनर्जी. अगेन फर्स्ट लो कंटिन्यूएशन में. राइट डाउन इंटरनल एनर्जी. इट इज डिनोटेड बाय यू. और याद रखना बेटा, इंटरनल एनर्जी नाम से पता चल रहा है, इंटरनल मीन्स किसी बॉडी की कंप्लीट एनर्जी, टोटल उसके पास अंदर कितनी एनर्जी है. तो वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी. वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी. सारी एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी होगा. ठीक है? all type of energy like that. मतलब हम कह सकते हैं U is equal to U translational plus U rotational plus U vibrational, U atomic energy, U nuclear energy, etc. मतलब बॉडी के पास जितनी भी टाइप की एनर्जी है उन सभी का हम सम निकाल दें तो वो होगी इंटरनल एनर्जी. दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे U इज इक्वल टू ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, एटॉमिक, न्यूक्लियर, जो भी एनर्जी है सबको ऐड कर देंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी. क्लियर? नाउ और बात करें U के बारे में तो याद रखना बेटा, ये जो U होती है इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. बताओ एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एनीवन? Depend on amount of matter. वेरी गुड. यू एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी. यदि आप 1 ग्राम सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी निकालोगे और 2 ग्राम सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी निकालोगे, तो यदि अमाउंट चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. गॉट इट? तो नेक्स्ट यू के बारे में बात करें तो यू इज द स्टेट फंक्शन. बताओ स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? दैट वी ऑलरेडी Do not depend on path. एग्जैक्टली. स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है. जैसे ए से बी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगी, स्टेट ए पे और स्टेट बी पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. दे विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. यदि हम स्ट्रेट जाएं या फिर ए से बी घूम के जाएं, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट यू, इट depends on temperature, pressure, volume, amount of substance. तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. किस किस पे? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और अमाउंट ऑफ मैटर पे. ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर, याद रखना बेटा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है. क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा? हम घूम के वहीं पे आ जाएंगे. मतलब साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. दैट मीन्स यू इनिशियल यू फाइनल सेम हो गए तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0. गॉट इट? जैसे
डेल्टा यू क्या होता है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, या फिर कुछ भी ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या करेंगे, जहां से गए थे फिर से वही लौट के आ जाएंगे, दोनों स्टेट सेम हो जाएंगे। यू इनिशियल इज सिमिलर टू यू फाइनल, दैट मींस वी कैन से डिफरेंस इज जीरो। याद रखना साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। नोट इट डाउन। एनी डाउट इन दिस? तो यहाँ तक मुद्दे की बात करें, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस। क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी हम यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं। हमने इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन किया। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। सारी टाइप की एनर्जी का सम निकाल लें तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। फिर हमने कुछ और बातें की इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। फिर हमने डिस्कस किया ये स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगी। देन वी डिस्कस सम फैक्टर व्हिच अफेक्ट इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। और सबसे लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, चीजें क्लियर। नेक्स्ट अब देखो बेटा, एक और सिंपल सा टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन, वो भी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। राइट डाउन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। अब ये जो साइन कन्वेंशन है इससे हमें हीट और वर्क का साइन पता चलेगा। साइन कन्वेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे वो इससे डिसाइड होंगे। जो भी हीट है, वर्क है, उनका साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो हम इससे डिसाइड करें। नाउ वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक है ये आपको फिजिक्स में लिटिल बिट कंफ्यूज कर सकता है। यही टॉपिक आपको सेम टॉपिक फर्स्ट लॉ पूरा चैप्टर फिजिक्स में भी मिलेगा, बट यहाँ के जो साइन कन्वेंशन है और जो फिजिक्स में साइन कन्वेंशन है देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज दीज साइन कन्वेंशन। क्लियर? तो देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट गिवन टू सिस्टम। हीट गिवन टू सिस्टम मतलब सिस्टम को हीट मिली। एंड नेक्स्ट हीट गिवन बाय सिस्टम। हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन बाय सिस्टम। अब साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको हम एक सिंपली ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। लिसन केयरफुली बेटे, याद रखना यदि सिस्टम का फायदा हो रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा, और यदि सिस्टम का लॉस हो रहा है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है? अब देखो, जब आपने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम का फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। एग्जैक्टली, सिस्टम का फायदा हुआ, मतलब सिस्टम इज गेनिंग समथिंग। दैट मींस इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरह से हीट गिवन बाय सिस्टम, सिस्टम ने हीट छोड़ दी, दैट मींस सिस्टम का लॉस हुआ, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? अब देखो वर्क की बात करते हैं। तीसरा साइन कन्वेंशन है वर्क का। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब सिस्टम ने वर्क किया, मतलब सिस्टम ने मजदूरी की। मीन्स ये क्या होगा, सिस्टम का तो लॉस हुआ। नेगेटिव। एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट इज नेगेटिव। अब लास्ट वाला बताओ, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के लिए वर्क हुआ। वर्क पॉजिटिव। डन, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? बहुत सिंपल है, इनको रटने की जरूरत नहीं है,
क्लियर? तो रटेंगे तो कंफ्यूज होंगे अननेसेसरी। बस याद रखो यदि सिस्टम का कुछ प्रॉफिट हो रहा है देन द साइन वुड बी पॉजिटिव। जैसे सिस्टम ने हीट ली तो पॉजिटिव, या फिर सिस्टम पर वर्क हुआ तो पॉजिटिव। यदि सिस्टम का समहाउ लॉस हो रहा है तो साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे सिस्टम ने हीट रिलीज की तो नेगेटिव, सिस्टम ने मेहनत की वर्क किया तो भी नेगेटिव। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन और दूसरा साइन कन्वेंशन। क्लियर? साइन कन्वेंशन भी डिस्कस, एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया कि इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और अभी तक हमने वर्क एक्सप्रेशन सीखा है। वर्क क्या था बेटा? इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल डीवी। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिस्टम, बहुत सिंपल है, अ सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क, डज 100 जूल वर्क, सिस्टम ने 100 जूल वर्क किया, ठीक है, ऑन सराउंडिंग बाय एब्जॉर्बिंग, हीट एब्जॉर्ब कर ली सिस्टम बाय एब्जॉर्बिंग 150 जूल ऑफ हीट। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब आपको डेल्टा यू का वैल्यू बताना है। एक बार क्वेश्चन को नोट करो एंड रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन मिलेंगे बेटा। तो साइन कन्वेंशन हम सही से लगाएंगे, विल गेट एक्यूरेट आंसर। फाइन, लिखा सभी ने? अब क्वेश्चन Yes, को sir. रीड करो। वेरी गुड, क्वेश्चन को रीड करो। सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क 100 जूल है। अब ये आपको डिसाइड करना है ये प्लस का 100 है या माइनस का। Negative. माइनस। एग्जैक्टली, सिस्टम डज वर्क, सिस्टम ने वर्क किया, तो यदि सिस्टम वर्क करेगा तो नेगेटिव होगा, मतलब ये वैल्यू -100 है, नॉट ओनली 100। यदि 100 से आंसर निकालोगे यू विल गेट इनकरेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, सिस्टम डज वर्क, ठीक है, तो ये सिस्टम का वर्क नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग पे किया बाय एब्जॉर्बिंग हीट, मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली, सिस्टम का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ हीट का साइन पॉजिटिव। क्या होगा? Positive. दैट इज प्लस का 150। वर्क आया -100 और हीट आई +150। अब इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी है तो सिर्फ एक फर्स्ट लॉ का ही फॉर्मूला है जो इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क को रिलेट करता है। तो सिंपली डेल्टा यू इज गोइंग टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर? 50 जूल। एग्जैक्टली, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू 150 और डब्ल्यू इज -100। आंसर इज 50। यदि आप सिंपली इसका साइन कंसीडर नहीं करते तो आंसर क्या आता? 250। 250। 150 प्लस 100 इज 250। दैट इज रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट केयरफुली रीड करना। अब इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, उसमें वर्क वाला फॉर्मूला भी काम आएगा। डन, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट में वर्क का फॉर्मूला में बेटा इंटीग्रेशन है, तो एज सच उस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का उतना रोल नहीं। देखो कैसे करेंगे। राइट डाउन, a gas absorbs a gas absorbs 200 joule
of heat and expand against the external pressure of 1.5 atm. External pressure of 1.5 atm from a volume of 0.5 liter to 1 liter. 0.5 liter to 1 liter. आपको क्या बताना है? First is work done by gas, and second, change in internal energy of the gas. From a volume of 0.5 liter to 1 liter. I am repeating question again. A gas absorbs 200 joule of heat. Gas ने 200 joule heat absorb की and expand against its external pressure. एक external pressure लग रहा है, कितने 1.5 atm का external pressure है, उसके against उस पे वर्क करके expand कर गई 0.5 लीटर से वॉल्यूम हो गया इसका 1 लीटर. मतलब वॉल्यूम बढ़ा ऑब्वियसली, तो एक्सपेंशन. आपको बताना है वर्क और इंटरनल एनर्जी. नोट करो. फाइन. फोकस ऑन बोर्ड. कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से. सबसे पहले बताओ हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो बताओ हीट जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव. वेरी गुड. प्लस का 200 प्लस 200. क्लियर? ठीक है. अब वर्क यहाँ पे गिवन नहीं है, फर्दर इंटरनल एनर्जी भी गिवन नहीं है. तो देखो समहाउ यदि हम वर्क निकाल लें तो फर्स्ट लॉ से क्या निकल जाएगी? इंटरनल एनर्जी. वर्क का फॉर्मूला बताओ. W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV. ठीक है. अब देखो बेटा, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.5 atm, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? एनीवन? एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो. एग्जैक्टली, दैट इज कांस्टेंट. मतलब उसको वेरी तो नहीं कर रहे. अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.5, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है. तो जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, isn't it? और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v. लिमिट डाल दें तो ये हो जाएगा बेटा v2 माइनस v. यही तो मतलब हुआ, p एक्सटर्नल बाहर आ गया और dv का मतलब डिफरेंस v2 माइनस v1. ठीक है. अब वैल्यूज पुट कर दो. नाउ वर्क इज इक्वल टू p एक्सटर्नल का वैल्यू बताओ 1.5 atm, 1.5 atm, और वॉल्यूम का यूनिट बताओ. v2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम क्या बन गया? 1 लीटर. और v1 इनिशियल क्या था? 0.5. तो दिस v1 इज इक्वल टू 0.5 लीटर एंड v2 इज इक्वल टू 1 लीटर. वैल्यू पुट कर दो. इट इज 1 माइनस 0.5 दिस मच ऑफ लीटर. तो आंसर क्या आ रहा है देखो सॉल्व करने पे. दिस इज माइनस ऑफ 1.5 atm मल्टीप्लाई बाई हाउ मच ऑफ लीटर? 0.5 लीटर. 0.5 लीटर. अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे. तो हाउ मच, इसको सॉल्व करो. दैट इज इक्वल टू 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.75. तो दिस इज माइनस ऑफ 0.75. कैन यू टेल मी ये जो वर्क आया बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? दैट इज इम्पोर्टेंट. जूल. नो. देखो यहाँ पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम किस सिस्टम से डील कर रहे थे? एटीएम में. क्या प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है एटीएम? नो. प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल. एग्जैक्टली. और वॉल्यूम हमने लीटर में लिया है. वॉल्यूम किस में लेना चाहिए था? मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. एग्जैक्टली. यदि हम पास्कल और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके करते तो आंसर श्योर जूल के अंदर आता. बट यहाँ पे हमने उनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया. तो अब ये आंसर है बेटा लीटर एटीएम के अंदर. ये भी एनर्जी की यूनिट है. तो दिस इज इन लीटर एटीएम. अब याद रखना आपको यदि उसको जूल में बदलना है तो व्हाट यू कैन डू इज 1 लीटर एटीएम. रिमेंबर दिस रिलेशन. 1 लीटर एटीएम जो होता है
101.3 जूल होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में काफी बार ये रिलेशन काम आएगा। नोट इट डाउन। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 1.3 जूल। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 लीटर एटीएम की जगह क्या रख देंगे, 101.3। ठीक है, तो अब ये वर्क आ जाएगा 0.75 इंटू 101.8 दिस मच ऑफ जूल। तब आप लीटर एटीएम से बाहर निकल चुके हैं एंड वी एंटर्ड इनटू द यूनिट जूल। ठीक है, ये निकल गया वर्क। अब क्या यहाँ से इसकी वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि गैस ने वर्क किया या गैस से वर्क हुआ? एनीवन? गैस ने वर्क किया। As we work here. वेरी गुड। इसका साइन, वर्क का साइन क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव, इजंट इट? साइन नेगेटिव होने का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, गैस ने वर्क किया। ठीक है, तो अब देखो Q हमारे पास है, W हमने कैलकुलेट कर दिया, तो डेल्टा U कैसे निकलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा U, Q कितना था 200 जूल, माइनस ऑफ वर्क कितना हमने निकाला 0.75 मल्टीप्लाई बाई 101.3। ये आंसर किस में आएगा, जूल के अंदर, क्योंकि हीट भी जूल में है और वर्क भी किस में है, जूल में। बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व दिस। हाँ, ये तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है कि मुझे, बताओ एनीवन। बिल्कुल सिंपल है, 0.75 इसको 101 मान, 101 मान के एज्यूम करके करो जल्दी। 125 जूल। हाँ, 125 के आसपास, वेरी गुड। प्लीज यू विल गेट अराउंड 124 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली आएगा 125। वेरी गुड, एग्जैक्टली 125 पॉइंट। नोट इट डाउन। नोट इट डाउन। पीटर, ये क्वेश्चन समझ में आया, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। एनी डाउट? तरीका, त्रिवेणी, सहज, आदित्य एंड जसप्रीत, एनी? नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक तो पैटर्न पिछला वाला था जहाँ पे आपको हीट वर्क दोनों देके इंटरनल एनर्जी पूछते, तो सिर्फ डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा देंगे, Q प्लस डब्ल्यू के इक्वल। बट ये क्वेश्चन उसमें से था जहाँ पे आपको वर्क भी निकालना पड़े और इंटरनल एनर्जी। तो वर्क के लिए फॉर्मूला लगा देंगे पी एक्सएल डीवी। पी एक्सएल बाहर निकल जाएगा यदि कांस्टेंट है तो, और डीवी का मतलब V2 माइनस V1। यहाँ से हमने वर्क निकाला, बट अनफॉर्चुनेटली ये जूल के अंदर नहीं था, लीटर एटीएम के अंदर था। तो उसके लिए भी हमारे पास एक और तरीका है। हम क्या कर देंगे, 1 लीटर एटीएम को किसके इक्वल कर देंगे, 101.3। ठीक है, तो यहाँ से वर्क जूल में आ जाएगा और फिर फर्स्ट लो लगा के हम डेल्टा यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टॉपिक भी आपको फिजिक्स में मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। राइट डाउन व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DOF, और या फिर सिंपली F से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड बाय DOF और सिंपली, हाँ ठीक है, 124 पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा, 124। क्लियर? यदि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और नीट आप दे रहे हो तो फिर आप डेसिमल में डील नहीं करोगे, सिंपली यू विल गेट वेरी डिफरेंसिव आंसर, बहुत ज्यादा डिफरेंस। एक 125 के आसपास होगा, एक होगा 130 के आसपास, तो जो क्लोज आ रहा है दैट इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दिस इज द मोड ऑफ एनर्जी स्टोरेज।
किस मोड में एनर्जी स्टोर हो रही है, रोटेशनल की फॉर्म में, वाइब्रेशनल की फॉर्म में, या फिर ट्रांसलेशनल की फॉर्म में. There are three types of degree of freedom. So write down what is degree of freedom. It is mode of energy storage. ये एनर्जी स्टोरेज का मोड होता है. इसका मतलब जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा. क्लियर? तो जैसे हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ गैसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ गैसेस, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की. 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लर्न करेंगे. नंबर 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर हम देखेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन वी विल डिस्कस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड द फाइनल वन इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. गुड इट. तो 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल. ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगी, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का सम. ठीक है, तो सबसे पहले हम गैस लेंगे बेटा मोनो एटॉमिक गैस. तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है, इस गैस के अंदर कितना एटम होगा, सिंगल एटम. तो ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस इसी का एग्जांपल होंगी, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा. सारी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक. क्या हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक है? No, sir. वेरी गुड. हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक नहीं है. हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम होते हैं, 2 एटम. तो दैट इज डाईएटॉमिक. वेरी गुड. चलो अब देखो बेटा ट्रांसलेशनल की बात करें तो 3 होगी मोनोएटॉमिक के लिए, रोटेशनल 0 होगी, और याद रखना वाइब्रेशनल जो है, स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट करें, इट इज वाइब्रेशनल. ठीक है, वाइब्रेशनल जो है वो हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है. हर टेम्परेचर पे हम वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करेंगे. दैट इज एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर. तो बताओ इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 + 0 + 3, दैट इज 3. वेरी गुड. तो मोनोएटॉमिक गैस जब भी मिलती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 हो जाएगा. सेकेंड टाइप ऑफ गैस इज डाईएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक. डाईएटॉमिक, इसका एग्जांपल बताओ. O2. वेरी गुड. O2 हो गया, F2N2. बिल्कुल सही है. O2, F2, N2, H2 एक्सेट्रा, Cl2 एक्सेट्रा. तो ये भी डाईएटॉमिक गैस है. डाईएटॉमिक में क्या देखते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मिल रहे हैं, 2 एटम. क्लियर? या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक हो, 2 से भी ज्यादा होना चाहिए बट वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर पॉलीएटॉमिक. लीनियर का मतलब उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना चाहिए, लाइक जैसे CO2 गैस, उसके अंदर कितने एटम होंगे, देख के बताओ. 3. 3. वेरी गुड. 3 एटम है बट इसका स्ट्रक्चर लीनियर है. नाउ दिस इज लीनियर, मतलब इस तरह से एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर, दैट इज लीनियर पॉलीएटॉमिक. NH3 पॉलीएटॉमिक है बट वो लीनियर नहीं है. जैसे अमोनिया गैस देखोगे तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्या ये लीनियर है? नो. लीनियर का मतलब स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है, इसमें देखो वैल्यूज क्या क्या होंगी. ट्रांसलेशनल इसमें भी 3 होगी, रोटेशनल 2 होगी, और वाइब्रेशनल इसमें भी हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होगी. तो बताओ डाईएटॉमिक का 5. टोटल. वेरी, हाउ मच? 5. अब देखो लास्ट केस कौन सा बच गया, पॉलीएटॉमिक, बट उसमें कौन सा केस, नॉन लीनियर वाला. क्लियर? तो थर्ड केस इज पॉलीएटॉमिक गैस, दिस इज पॉलीएटॉमिक बट नॉन लीनियर. पॉलीएटॉमिक बट नॉन लीनियर, जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन हो गया, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नॉन लीनियर. NH3 हो गया, ये भी नॉन लीनियर. तो नॉन लीनियर के लिए बात करें तो बेटा दोनों 3 होते हैं. CH4 भी नॉन लीनियर होगा. देखो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देख के बताओ लीनियर है कि नॉन लीनियर. Non. नॉन लीनियर. वेरी गुड, नॉन लीनियर.
तो ट्रांसलेशनल भी 3, रोटेशनल भी 3, वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है। टोटल डिग्री बताओ। 6. वेरी गुड, नोट इट डाउन। तो ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। विच वन? हाई टेम्परेचर है, हाई टेंशन नहीं है। दैट हाई टी मतलब हाई टेम्परेचर। याद रखना, वाइब्रेशनल हम तभी कंसीडर करते हैं जब टेम्परेचर सिस्टम का बहुत ज्यादा। नोट इट डाउन। टेक ए स्क्रीनशॉट। To any doubt to anyone? Parika, Aditya, Chatpreet and Suwin. ये समझ में आया बेटा लेक्चर सभी को? यस सर। फाइन। तो आज का लेक्चर कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने जीरो फ्लो डिस्कस किया। तो जीरो फ्लो में क्या पता चला? टेम्परेचर के बारे में। यदि दो सिस्टम तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर हमने फर्स्ट लॉ की बात की। फर्स्ट लॉ में हमें एनर्जी कंजर्वेशन का आइडिया हुआ कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर हमने कुछ और डिस्कशन किया कि साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का सम क्या हो जाता है? 0। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो कि हीट और वर्क किसके इक्वल हो जाते हैं? इंटरनल एनर्जी के। कैन वी डिस्कस सम साइन कन्वेंशन? तो साइन कन्वेंशन में हमने सीखा यदि सिस्टम के लिए कुछ हो रहा है, सिस्टम का फायदा हो रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा, और यदि सिस्टम का लॉस हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव। क्लियर? एंड फाइनली वी डिस्कस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दैट स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, इसको ठीक कर ले, दैट इज एप्लीकेबल। ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 टाइप की गैसेस के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली। तो मोनो एटॉमिक का टोटल होगा 3, डाई एटॉमिक या फिर लीनियर पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और पॉली एटॉमिक केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? एनीवन? नो सर। फाइन। तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ऑन मंडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।